2 मिनट दो मुझे, तो मैं बहुत जल्दी है। अच्छा बस ठीक। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काबीना का इजलास हुआ जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में मुख्तलिफ़ एजेंडा आइटम्स पे बहस की गई। तिलावत के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी कैबिनेट के एक रुकन जिनको कोविड हो गया था, शेख रशीद साहब, उनकी सेहतयाबी पर उनको मुबारकबाद दी और उसके बाद काबीना की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ। जो सबसे पहले आइटम लिया गया वो था ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का, जिसमें कि पिछले दिनों काफ़ी कयास आराइयाँ भी हो रही थी और गलत ख़बरें भी छपी कि इतनी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ये बुनियादी तौर पे आपको मालूम है, स्पेशली वो जर्नलिस्ट साथी जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में को कवर करते हैं, उसमें जो प्रोसीजरल इश्यूज़ होते हैं ज़रूरी नहीं है उसमें कि वो कोई करप्शन से रिलेटेड हों। वो प्रोसीजरल इश्यूज़ भी होते हैं, वो कवायद व ज़वाबित जिनको के फ़ॉलो नहीं किया गया, उसकी बुनियाद पर ऑडिट पैरास बनते हैं। और गो कि वो बहुत ही अहम है कि जो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं वो कार्रवाई उसी के मुताबिक होनी चाहिए। तो उस लिहाज से जब तज्जिया किया गया तो हमारी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। जो केसेस थे जो कि पहले खरबों में होते थे, अब जो है तो वो उसकी तादाद तकरीबन कोई 70 से 80% उसमें कमी आई। उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो तरीक़ा वो है हर उसका मिनिस्ट्री का जो अपने प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने से काम जो है तो कवायद ज़वाबित के मुताबिक होता है। उसके बाद जो दूसरा आइटम डिस्कस हुआ वो था इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 25 जून 2020 के इजलासों में लिए गए फ़ैसलों की तौसीक़। फिर एजेंडा नंबर 2 था, वो था काबीना ने पानी से बिजली बनाने वाले 3 मंसूबों जिनमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे शामिल हैं के मायदों की मंजूरी दी। और इस मौके पर चूँकि आपको मालूम है कि हमारे हर एजेंडा आइटम पे एक सैर हासिल बहस होती है जिसमें कि काबीना के हर फ़र्द जो उसके बारे में उस मौजू के बारे में अपनी राय देना चाहता हो, उसके बारे में इस फ़ैसलों को बेहतर करने की तजावीज़ दे सकता हो, उसकी बात बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ी तसल्ली के साथ सुनी जाती है। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी काबीना में ये माहौल पैदा किया हुआ है जिसमें कि हर शख्स को ये आज़ादी होती है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। तो इसी मौजू के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी काफ़ी बहस हुई, जिसमें कि यही तय किया गया, जिस तरह की हमारी हुकूमत की पॉलिसी है
कि महंगी बिजली प्रोड्यूस करने के बजाय हमको सस्ती बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए। और ये जो सस्ती बिजली जिसमें कि सोलर और विंड ख़ास तौर पे शामिल हैं, इन प्रोजेक्ट्स को के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए। उससे एक तो ये है कि एक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और दूसरा ये है कि हमारी जो बिजली की सस्ती बिजली की पैदावार है उसकी भी हौसला अफजाई होगी। और ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनका मकसद ये भी होगा कि हम, चूँकि आपको मालूम है कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें हमारे पास इस वक्त तकरीबन 37,000 से कुछ ज़्यादा मेगावाट के बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन उसमें ऐसे वो हैं प्लांट्स भी हैं जो कि 24 रुपए में बिजली पैदा करते हैं। तो मकसद ये है कि जब रिन्यूएबल एनर्जी आएगी तो उससे डिस्प्लेसमेंट होगी, वो महंगे उनको क्लोज़ किया जाएगा उन प्लांट्स को जो कि महंगी बिजली पैदा करते हैं, या वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चाहे वो कोल ही के क्यों ना हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट की एक पॉलिसी पे अमल पैरा हैं। तो इस पे काफ़ी वो हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाए, इनकरेज किया जाए, इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाए, और उसके रास्ते में जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक वो आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको दूर किया जाए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात हुई, उसमें हमारे जो एक हलीफ हैं MQM के अमीनुल हक साहब, उनकी दरख्वास्त पर वो फंड्स जो कि लैप्स हो जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि कराची और इस्लामाबाद के लिए ख़ास तौर पे इन 1 महीने के अंदर अंदर उनको ये रीएलोकेट कर दिया जाए। उसके बाद एक और अहम बात जो हुई, जो कि मेरा ख़्याल है कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड मौजू है, वो है कि हमने ये देखा है कि प्रोविंशियल हुकूमतें, ख़ास तौर पे वो हुकूमतें जिसमें कि जब चीफ मिनिस्टर एक ख़ास इलाके का होता है तो उस इलाके में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में बिल्कुल नहीं होती है। और यही हमने देखा माजी की हुकूमतों में कि जो जितना भी मेजॉरिटी ऑफ जो ज़्यादा जो अमाउंट था वो सेंट्रल से लाहौर में और उसी गिरदनवा के इलाकों में लगता था, और कई ऐसे इलाके थे कि जिसमें ये डेवलपमेंट के काम नहीं होते थे। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न मौजूद है कि आपको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो वज़ीर आज़म साहब ने उसका ऐलान किया कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को फ़ाल बनाया जाए, क्योंकि उसमें जो भी फार्मूला जो कि तय हुआ है कि जो भी डेवलपमेंट होगी वो अक्रॉस द प्रोविंस होगी, और उसके जो पैरामीटर्स डिटरमिन किए हुए हैं उसके मुताबिक उससे होगा ये कि जो तरक्याती काम हैं वो पूरे सूबे में एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और बग़ैर किसी सियासी वजह से वो उनमें वहाँ पे तरक्की आएगी। ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को फ़ाल करना मेरा ख़्याल है कि ये सबसे अहम तरीन इस वक्त जो है ना वो ज़रूरत है, क्योंकि इससे हम यही देखेंगे कि वो लोग, वो इलाके जिनको कि इसका एहसास महरूमी भी होता है और उसमें उनको वो मौके नहीं मिलते हैं तरक्याती प्रोजेक्ट्स के जो कि इस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के फ़ाल होने के बाद उनको मिलेंगे। उसके बाद सरकारी जो तरक्याती मंसूबों में जो पैसों का ज़ाया होता है, कि हमने यही देखा है कि अगर आप एक काम प्राइवेट सेक्टर से कराएं, वो अगर 100 रुपए का होता है, वही अगर आप PWD से कराएं उसकी क्वालिटी भी बेकार होती है और पैसे भी वो 150 अंदाज़न इस तरह के उसमें वो करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी भी हिदायत की है कि वो मेकनिज़म खुसरो बख्तियार की क़यादत में एक कमेटी बनाई जो कि इस चीज़ों को डिटर्मिन करे कि किस तरह से हम, क्योंकि देखिए हमारे वसाइल वैसे ही कम हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ ही एक कम हो और उसके साथ उसको आप सही तरीके से खर्च ना करें तो ये हमारे लिए एक किस्म की डबल जेपर्डी है। मतलब है कि नुकसान दोहरा होता है हमें।
कि काम भी ठीक नहीं होता और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इसको, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसने कि इस मुल्क की जो प्रोग्रेस है, जो इसकी में जो कर्ज़े हैं जिस तरह, वो इसी बुनियाद पे होते हैं कि ये एक इनएफिशिएंट सिस्टम है। जो PWD का सिस्टम है वो एक बड़ा इनएफिशिएंट सिस्टम है, और इसको ठीक करने के लिए ये जो है कमेटी विद इन 90 डेज़ जो है तो वो अपने सिफारिशात देगी कि इसको हम किस तरह से कम खर्च और अच्छी क्वालिटी का काम कर सकें। और इसमें ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी जिक्र हुआ कि जिसमें कि हमने टेंडरिंग का जो सिलसिला शुरू किया था वहाँ पे अपने दौरान हुकूमत, जो कि अभी भी चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए। और ये जो एक तरीका होता है जिसमें कि कुछ ठेकेदार मिल के जो है तो वो बिड कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के जो है तो वो एक हायर रेट्स पे वो चीज़ों को वो करते हैं, ठेके लेते हैं। फिर काबीना ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के ऑडिट बराए माली साल 19-20 के लिए ऑडिटर मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी। काबीना ने उस्मान नासिर को मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दी, और इसमें भी यही बात हुई कि पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, तो सारी वो तदाबीर इख्तियार की जाएंगी उनको इनकरेज करने के लिए और इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। ये वो एक फील्ड है जिसमें कि हम फ़ौरन एक से, अभी इस साल जो है तो हमारा तकरीबन 1 अरब की एक्सपोर्ट हुई सॉफ्टवेयर की, तो ये इसमें पोटेंशियल है कि बड़े शॉर्ट टर्म में हम उसको $5 अरब तक हम ले जा सकते हैं। तो ये एक ऐसे वो हैं मौक़े हैं हमारे मुल्क को जिसको कि एक्सपोर्ट्स की अशद ज़रूरत है। तो इस पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी पूरी अपनी सपोर्ट और जितनी भी मदद हो सकेगी वो उसकी वो ज़ाती तौर पे उसको मॉनिटर भी करेंगे। और उसके अलावा जो काबीना ने जो ज़ायरीन की जो मैनेजमेंट पॉलिसी है उस पर भी गौर हुआ, लेकिन उसको अप्रूव नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ सुकम थे, तो उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा कि जो ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं, जो ईरान जाते हैं, जो इराक़ जाते हैं, सीरिया जाते हैं, तो उसके लिए एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से एक ख़ास SOP, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें कि हमें पता चले, क्योंकि होता ये है कि 30-30 हज़ार लोग एक ख़ास वक्त पे कोयटा में आ जाते हैं और उसके उनकी जो वहाँ पे ताफ्तान बॉर्डर हो गया, उनकी कोई वहाँ पे फैसिलिटीज़ है नहीं, आने वालों का पता नहीं चलता, जाने वालों का पता नहीं चलता। तो उसके लिए एक बाकायदा एक तरीक़ाकार इख्तियार करने के लिए SOPs और एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए भी कहा गया। इसलिए इसको मौखर किया गया कि अगली दफ़ा अगली कैबिनेट मीटिंग में इस चीज़ को इसके बारे में जितने भी कवानीन हैं उनको बड़े वाज़े तरीके से पेश किया जाए। जो मतरूका अमलाक हैं उनका जो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है उसमें इस बात पे कई दफ़ा बात हुई है कि जो मतरूका अमलाक हैं जो कि शहरों में भी हैं और रूरल इलाकों में भी हैं, उनको किस तरीके से उनमें उनको पैदावार उनकी वो जिसे कहते हैं कि वो कोई इनकम जनरेट कर सकें। तो उस सिलसिले में 2 एरियाज़ का तयन हुआ, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। इस सिलसिले में ये कहा गया कि जो हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड वो हैं जिसमें कि ज़मीन बड़ी अच्छी जगहों पे मौजूद है और जो प्राइवेट सेक्टर से लोग आ सकते हैं जो कि उस पर हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उसके लिए भी एक तरीक़ाकार बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का वज़ा किया गया है जिससे कि न तो इसकी मिसयूज़ का कोई वो हो चांस हो, और साथ ही साथ में चूँकि हमारे पास हॉस्पिटल्स की भी कमी है, हमारे पास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की भी कमी है, तो इसमें इनकरेज किया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर से लोग आएँ और एक ख़ास कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए
वो अपना बिज़नेस भी कर सकें और साथ साथ में ये फैसिलिटी जो हैं तो वो भी मिल सकें लोगों को अस्पताल और एजुकेशन के सूरत में। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में तरमीम की तजावीज़ पर भी गौर करने के लिए उस पर बहस हुई, लेकिन उसको मौखर कर दिया गया बिकॉज जो कैबिनेट के मेंबरान थे वो ये समझते थे कि इस पर मज़ीद काम होना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि ज़्यादा वाज़ेह नहीं थीं, तो उसके लिए एक हफ्ते का टाइम दिया गया है कि अगली मीटिंग में इसको इन सिफारिशात के साथ इनको पेश किया जाए। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ जो कि आपको मालूम है कि जिससे हम नबुर्द आज़मा हैं वो है हमारा जो एयरलाइन का हमारे पायलट्स के सिलसिले में जो भी एक तासुर बना हुआ है, जो सिलसिले मुश्किलात पेश आई हैं, उसके बारे में मैं कुछ एक अलामिया सा पॉइंट्स पढ़ देता हूँ जो कि बुनियादी तौर पे आप लोगों के लिए भी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी हैं। क्योंकि देखें जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि जब तक इदारे फ़ाल नहीं होंगे, जब तक मेरिट का, ट्रांसपेरेंसी का वो नहीं होगा, माहौल नहीं होगा, तो चीज़ें ख़राब होंगी। हमने ये देखा कि जिस चीज़ के साथ भी पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है बदकिस्मती से, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल हो, पाकिस्तान रेलवेज़ हो, पाकिस्तान एयरलाइन हो, ये जो है तो ज़वाल पजीर हैं। इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ने ये कोई भी क्रैश हुआ, जो लास्ट क्रैश हुआ था, गो के ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बात की थी और डायरेक्शंस दी थी, जो कि बिल्कुल हमारी पॉलिसी, हमारी पार्टी की, हमारी हुकूमत की पॉलिसी के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखती है। और वो ये था कि हमें, जबकि ये PIA के जाली डिग्री, PIA में जो स्टाफ में जो जाली डिग्रीज़ की बात हुई थी, तो उसके बाद ये भी हमारी हुकूमत ने तय किया कि जी इसके जो हर जितनी एयरलाइंस हैं उनके हर पहलू पे, चाहे उनका ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे उनका कैबिन क्रू हो, चाहे उनके पायलट्स हों, चाहे उनके इंजीनियर्स हों, इन सब को इनकी सारी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, इनकी सारी जो लाइसेंसिंग की प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको भी असर नौ उसको विज़िट किया जाए कि उसमें कोई गैप्स तो नहीं है, उसमें कोई सुकम तो नहीं है। उस स्पिरिट के तहत जो है तो हमने इन चीज़ों का आगाज़ किया और ये हुकूमत ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि जितने भी इदारे हैं जो कि ख़ास तौर पे एविएशन के फील्ड में जो उसका रेगुलेटरी इदारा है वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको बड़ी मुख्तसर उसमें वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान एयरलाइन एक अजीम माजी रखती है। हमने पाकिस्तान ने, हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एमिरेट्स जैसी और कई एयरलाइंस को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। हमारे पायलट्स, चाहे वो एयरफोर्स के पायलट हों, चाहे वो सिविलियन पायलट्स हों, और मुझे ये एजाज़ है कि मैं दोनों रह चुका हूँ कि मैं उसका एयरफोर्स का बैकग्राउंड भी था और मैंने अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी लिया हुआ है। तो उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फ़्लाइंग क्लब का होता है जो कि जहाँ पे कि आप अपनी जो फ़्लाइंग स्किल्स हैं वो सीखते हैं, और वो अक्सर जगहों पे वो एयरफोर्स के अंडर होता है, वो मॉनिटरिंग करते हैं और वो फ़्लाइंग स्टैंडर्ड्स को बड़ा हाई रखते हैं। हमारे फ़्लाइंग क्लब्स में बैरून ममालिक से भी लोग आते हैं फ़्लाइंग की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। जो प्रॉब्लम था वो पायलट्स की आप स्किल्स का नहीं था, वो जो प्रॉब्लम था वो जो है तो वो उसका था अपना जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके जो भी वो हैं जो प्रोसीजर्स हैं उसको भी देखा गया। तो उसमें फिर ये ज़ाहिर हुआ, जिसकी कि बहुत ही एक मैं मुख्तसर तरीके से मैं उसका आपको बयान कर देता हूँ, जो कि मैं अंग्रेज़ी में बयान करूँगा क्योंकि आप भी उसको समझ लेंगे और इसी तरह हमारे जो बाहर के दोस्त हैं वो भी समझ लेंगे कि on the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines.
to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. On this, the Cabinet also instructed Civil Aviation Authority to pursue further actions in line with due process on fast-track basis. It expressed confidence in the overall professional capability and performance of the fully licensed and well-experienced professional pilots of Pakistani Airlines. The government also asked the relevant government departments to work with international partners to facilitate travel and avoid any difficulty for passengers. तो इस पे हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि हमारे जो पायलट्स जो इस वक्त जहाज़ उड़ा रहे हैं वो फुली कॉम्पिटेंट भी हैं और बग़ैर किसी उसके हैं शक के हैं। ये सारे पायलट्स जिन पायलट्स पे शक था उनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस में उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो उड़ा रहे हैं इस वक्त जहाज़ वो बिल्कुल 100% हर उस प्रोफेशनल मायार पे उतरते हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन या किसी भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी के जो इदारे हैं उनके मायार पर भरपूर तरीके से उतरते हैं। ये बदकिस्मती है लेकिन ये चीज़ हमने ख़ुद इनिशिएट की थी। हमें ये नहीं है कि कोई पायलट पकड़ा गया था जिसका लाइसेंस वो नहीं था, बिकॉज औरों को तो पता ही नहीं चल सकता, बिकॉज लाइसेंस आपके पास है, लाइसेंस आपके पास है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये इस बात पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो इस वक्त हमारे पायलट्स जो उड़ा रहे हैं, जितनी एयरलाइंस पाकिस्तान में, चाहे वो सीरीन एयरलाइन हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो, ब्लू हो और जितनी भी हमारी वो हैं प्राइवेट वो हैं एयरलाइंस हैं, ये सब के जो पायलट्स हैं वो बिल्कुल अबव बोर्ड हैं और उनकी वो बिल्कुल क्लियर हैं। तो इसके बाद अगर आपके कोई सवालात हों तो मैं हाज़िर हूँ। आपके लिए मुझे पेन निकालना पड़ेगा कि लिखने के लिए मुझे दे सकते हैं। जी जी देखें जी, जहाँ तक पायलट्स का ताल्लुक़ है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि देखें हमने जो भी करना है वो कानून के तहत करना है। यहाँ पे कोई विच हंटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी के को गैर ज़रूरी तौर पे या गलत तौर पे हम नहीं करना चाहते हैं। हम पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं कि उसमें कोई फिर मुस्तकबिल में हमें कोई मुश्किलात ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हमारा जो केस है वो पूरा सब्सटेंशिएटेड होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए एक रिवायत कि जो जिसको भी आप चार्जशीट करके या उनको आप सस्पेंड करते हैं या मुअत्तल करते हैं, निकालते हैं, तो वो फिर उसको
कोर्ट्स में भी वो जा सकते हैं, बिकॉज ये ऑप्शन उनका हक है और वो जा सकते हैं। तो इसलिए हम बजाय इस वक्त आपको उसका एग्जैक्ट स्टेटस बताने के, हम आपको ये करेंगे कि वो जब ये हम करेंगे और अनकरीब करेंगे इंशाल्लाह, एक हफ़्ते के अंदर मैक्सिमम कि हम उनको पूरे जो ड्यू प्रोसेस है उससे गुज़र कर हम जो है तो ये फ़ैसला करेंगे। दूसरी बात कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने -1 का, देखें बात ये है कि ये सारी जो गैर यकीनी और ये जो एक आपको बज़ाहिरन एक अकठ नज़र आ रहा है हमारी अपोजिशन पार्टीज़ में, बुनियादी तौर पे ये उनकी जहन की इख्तरा है और ये सारे इकट्ठे हुए हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बहुत पहले कहा था कि ये इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है तो इस वक्त ये मुल्क को बचाने की नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये इकट्ठे होकर और उस अकाउंटेबिलिटी का और जो भी इनके जो भी इन्होंने अपने दौरान हुकूमतों में इन्होंने काम किए हैं उससे बचने के लिए वो यही समझते हैं कि एक इमरान खान नहीं होगा तो बाकी हमारा कोई मसला नहीं है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा भी कि अगर वो 7-8 लोगों को एक किस्म का NRO दे दें तो फिर यही लोग होंगे जो कि कहेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बेहतर लीडर तो इस मुल्क में कभी आया ही नहीं, सब वो होगा। लेकिन ये चूँकि हमारी नज़रिए की बुनियाद है तो हम इसको तो किसी भी कॉस्ट पे, एट वट एवर कॉस्ट, हम इसको तो अबेंडन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो शोशे हैं मुख्तलिफ जो आपको देख रहे हैं कि मुल्क किस हालात से गुज़र रहा है, एक ऐसी पेंडेमिक जिसने कि हमारी पूरी मईशत जो कि जिसका तोहफ़ा ये हमें दे के गए थे, उस सख्त हालात में इनको इस किस्म की बातें ज़ेब देती हैं। वो समझते हैं कि इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने से मुल्क को फ़ायदा होगा। ये तो आज मतलब है कि आप बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मैंने तो सुनी नहीं लेकिन मुझे वैसी नज़र आए, अब ये नहीं सोचें आप कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान डर गया। डर तो आप गए थे कि आप उनकी तकरीर सुनने से पहले ही भाग गए। तो मतलब है कि ये इन बातों का वक्त नहीं है। इनको चाहिए कि एक तो अपने जो किए हुए गुनाह हैं उस पर कौम से भी माफ़ी मांगें, जो पैसे ये बाहर ले गए हैं उसको भी इस वक्त मुल्क को बहुत अशद ज़रूरत है। जो ये पेंडेमिक कोरोना की हुई है इसमें हमें सपोर्ट करें, कोई सजेशंस दें। इस वक्त जो है तो इस किस्म की बातें करना तो इसका मतलब ये है कि इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको सिर्फ अपनी ज़ात से, अपने लीडरान से दिलचस्पी है। जी पायलट और को पायलट जो हैं उनके लाइसेंस सस्पेक्टेड नहीं थे उनमें इस तरह, तो इस वक्त प्रीमेच्योर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस और असेंबली में ये इतनी बड़ी लिस्ट फ्लोट करने के मकासद क्या थे इस वक्त, क्या इससे मुल्क की जगहसाई नहीं हुई? सेकेंड सर, आपने अभी फरमाया कि 36,000 मेगावाट जो है वो बिजली इस की कैपेसिटी है पैदा, लेकिन इस वक्त 6 से 8 घंटे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। ये तलब और रसद का फ़र्क कितना है और क्या ये गैप आप फिल कर सकेंगे इन गर्मियों में? देखिए जी, इसमें जहाँ तक पहले क्रैश की बात है, ज़ाहिर है कि इसलिए अगर मैं अभी आपको चाहता तो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, चाहे वो पायलट्स के रिलेटेड हों या वो और तफसीलात हों, लेकिन मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि जब तक 200% चीज़ों की कंफर्मेशन ना हो जाए तो उस पर बात करना मेरा ख़्याल है कि गैर ज़िम्मेदारी के ज़ुमरे में आता है। तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें जिस तरह आपने खुद ही कहा ये एक ऐसा मसला है जिसकी कि नेशनल और इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं। तो हम कोई भी बहैसियत पाकिस्तानी हम कोई ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं करना चाहेंगे जिससे कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन है उसमें इजाफ़ा हो या लोगों की एंग्जाइटी बढ़े। दूसरा आपने शायद अच्छा बिजली की आपने बात की। देखें बिजली का जो इशू है वो बड़ा अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पूरी आपको तफसील बता सकता बिकॉज़ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं इस पर काफ़ी बात कर सकता हूँ। मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊँगा कि जी देखें, पहली बात तो ये कि बिजली हमारे जो माजी हुकूमतों में
महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो 3 कोहाला और ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इसमें चूँकि एनर्जी कमेटी में मैं मेंबर भी हूँ, तो हमने पूरी कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि हम इसको इस तरह से देखेंगे कि हमारी जो मुस्तकबिल की जो जनरेशन्स हैं वो कहीं हमें गालियाँ न दें कि ये देखें इन्होंने, इनके हाथ में था ये सब कुछ और इन्होंने उसका कोई ख्याल नहीं रखा और बस दस्तखत कर दिए क्योंकि इन्होंने पढ़ा नहीं था या समझे नहीं थे या कोई बदनीयती शामिल थी। इसलिए उसको हमने बड़े हर चीज़ को हमने परखा, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये रोल है एक पार्लियामेंटेरियन का, एक मिनिस्टर का, उन लोगों का फ़ैसला का, वो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो जो कि इस फ़ैसला साजी में शामिल होते हैं कि आप मुल्क की लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करें और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। तो बिजली महंगी, उसके साथ साथ कुछ हमारी जो माजी में हुआ वो यही था कि जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई, डिस्ट्रीब्यूशन पे कम तवज्जो दी गई, ट्रांसमिशन पे। तो ट्रांसमिशन कई जगहों पे ट्रांसमिशंस की या तो जो तारें हैं वो पुरानी हो गई हैं, वो उतना लोड नहीं उठा सकती। कुछ जगह पे इसका भी ये भी एक है कि जहाँ पे के लोग बिल अदा नहीं करते, उस जगह पे भी वो होती है। तीसरी जगह के जहाँ तक कराची का ताल्लुक़ है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की कराची इलेक्ट्रिक वो है, कंपनी है, लेकिन उनको कुछ तेल की जो फर्नेस ऑयल है उसकी रसद में ये कम से कम वो ये कह रहे हैं उसमें कुछ इश्यूज़ हुए। लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए जी, देखें कि हालात नॉर्मल नहीं हैं, पूरी दुनिया में हर हालात नॉर्मल नहीं है। कोरोना की वजह से जो पूरी सप्लाई चेन्स हैं दुनिया की वो डिसरप्ट हुई हैं, तो उसकी वजह से भी हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि भी आने वाले दिनों में जब मेरा ख्याल है कि गर्मी बढ़ेगी भी, तो ये जितना हद्दुल वसा हमारी जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में जितनी भी कैपेसिटी है, इस वक्त हमारा उसका प्रॉब्लम नहीं है, जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो है तो वो है ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम। तो वो भी मसाइल रोज़ की बुनियाद पे हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम लोड शेडिंग हो। देखें, जिस तरह के मैंने एक और किसी एक चैनल पे भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की वजह से है, इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं है। आप इस बात पे यकीन कर लें कि ऐसी न कोई बात है और न कोई ऐसी इम्कानात हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तो बजट से पहले अपोजिशन ने, और देखें अपोजिशन का बदकिस्मती सी जो किरदार रहा है, अपोजिशन हमने भी किया और डट के की है, लेकिन हमने उसमें मुल्क के मफादात की बात की है। ये तो इतने उसमें अंधे हो चुके हैं अपने इंतकाम में कि वो मुल्क की भलाई का भी नहीं देखते। आपने इनका रोल देख लिया कि क्या किया उन्होंने, इनमें क्या इनका क्या रोल था इस पूरे कोरोना क्राइसिस में। हर उसमें जो है तो ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और जो है वक्त भी ज़ाया करते हैं और बेयकीनी फैलाते हैं और झूठ पे मबनी वो कयास आराइयाँ करते हैं। पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी इमरान ख़ान के पीछे खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह हम न सिर्फ ये आने वाले जिस तरह मुल्क के मसाइल हैं, और मैं आपको ये कहता चलूँ कि जो हमारे मसाइल हैं उसके लिए वो 20 महीने में नहीं हो सकते। इनको अफसोस की बात है कि इनसे कोई ये नहीं पूछता कि जी आपने 20 महीने में, जो आपने 20 साल 30 साल हुकूमत की और आप जवाब मांग रहे हैं 20 महीनों में। ये सारे जो कार्टेल्स हैं, जो सारे जो इन्होंने जिनकी जो कि इनकी सरपरस्ती में, देखिए प्रॉब्लम उसका होता है जिसका कारोबार हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का कोई कारोबार नहीं है। उनको क्या दिलचस्पी होगी कि वो किसी को पैट्रनाइज करें। इनके तो अपने कारोबार थे, इनकी अपनी शुगर मिल्स थी, इन्होंने तो अपनी मफादात को पहले रखा और जो मुल्क के मफादात हैं उसको पीछे रखा। और यही वजह है कि जो मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल छोड़ के आए हैं, इदारों का जो हाल है वो तो सब इन्हीं की इस वजह से हुआ कि ये तो पैसे बनाने के चक्कर में रहे थे और ये चोरी को चोरी समझते ही नहीं है, ये करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है
जबकि हमारा बुनियादी नज़रिया यही है कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है, तो यहाँ पे जज़ा व सज़ा का निज़ाम कायम करना होगा। हाँ, दुरुस्त है, मुश्किलात हमें बहुत आ रही हैं, हम अपनी वो जो भी हमारी जो एक कोशिश है और रहेगी, क्योंकि हम इससे नहीं वो होंगे कि हमारे वो कोर्ट्स में जाके केसेस बाहर हो जाएं और ये बातें करते हैं कि जी एक पैसे का करप्शन साबित नहीं हुई। आप मुझे बताएं इनमें से कितने लीडर हैं जिनको कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जो स्कूटर पर आए थे और आज जो है तो उन्होंने महल बनाए हुए हैं। क्या हुआ उन केसेस का? क्या हुआ? वो कोई एक दिल्ली की करप्शन थी जब सर महल की बात हो रही थी, जब $35 मिलियन की बात हो रही थी, उसमें तो पहले प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे छुपे रहे जरदारी साहब, उसके बाद अभी जो है तो कोविड के पीछे छुपे हुए हैं, और आज बिलावल भुट्टो हमें बताता है। बिलावल भुट्टो ने किया क्या है ज़िंदगी में? एक विरासत मिली उसे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मैं अब दावा कर दूं कि मैं भी एक शायर हूं। ये हो सकता है, ये सियासत में हो सकता है जो कि इन्होंने इस तरह किया, इस मुल्क को चलाया है इन्होंने, कि ये जो है तो इनको विरासत में लीडरी मिली। और वो गरीब का दुख क्या जानते हैं? उसने बिलावल भुट्टो ने कभी गर्मी देखी है? बिलावल भुट्टो ने कभी एक गरीब का जो जिन मसाइल से गुजरता है उसको वो किया है? इमरान खान तो गली गली फिरा है, पिछले 22 साल से फिरा है, एक इंटरनेशनल स्टार होते हुए, एक ऐसा शख्स जिसने कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही देखी। उसको क्या ज़रूरत थी कि वाकई इस किस्म की जो एक इतनी टेंशन वाली जॉब है वो करे? उसको तो सारी दुनिया जानती थी, और आज से नहीं 40 साल पहले से। देखें इसका हमें देखें किसी भी उनकी वालदा हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके दादा को भी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। उन्होंने इस मुल्क में एक सियासी कल्चर दिया, एक डेमोक्रेसी में उनका बड़ा रोल था, एक बहुत बड़े लीडर थे। वो बातें अपनी जगह पर, वो तो विरासत से तो नहीं होता। विरासत से अगर मैं सिर्फ यही कहने लगूँ कि जस्ट बिकॉज मैं ये हूँ तो मेरा ये हक बनता है, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किस तरह से? ये तो आपको अपने अचीव करना पड़ेगा, आपको उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सर आपने कहा कि आपके पास बहुत सारी मालूमात है। जी देखें, मैं आपको बता दूं PIA के होटल, देखें अगेन मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा